जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। पेज नंबर किताबों का है 392। लेकिन आपके पास ये हैंड आउट है, ईद के बाद किताब जब आएगी तो इसी सफ़े के ऊपर ये सवाल है, फिर टिक कर लेना। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं। कंप्यूट द चेंज इन नेट प्रॉफिट, चेंज इन नेट प्रॉफिट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा, चेंज मांग लिया उसने। दो तरीके के सवाल होते हैं, या वो आपको अनएडजस्टेड फिगर्स दे के कहेगा एडजस्टेड फिगर्स निकाल दो गलतियों वाले सवाल में, या इस तरह से भी कर सकता है कि चेंज बता दो, एसिड में कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज। मैंने एक सवाल आपको यही कुछ दिन पहले करवाया IFRS 9 का। ये इसमें सवाल में उसने हमें ये फिगर दी थी और उसने हमें कहा था कि एडजस्टेड फिगर्स निकालो। इस सवाल में उसने ये फिगर्स नहीं दी ऊपर वाली येलो, बल्कि क्या कह रहा है, चेंज निकालो। तो ये चेंज ही तो है। हमने क्या कहना, अगर वो कह दे चेंज निकालो, हम कहेंगे एसेट डिक्रीज होंगे 108 से, लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी 87 से, प्रॉफिट डिक्रीज होगा 21 से। अंगूर लगे मुझे, बेल है ये, ठीक है। तो इंक्रीज डिक्रीज बता दिया यहाँ से हमने, तो बात एक जैसी ही है, वही ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करेंगे। बस आपने एडजस्टेड फिगर्स निकालने की बजाय चेंज बता देना है कितना कितना आना है। अच्छा, इससे अगला सवाल वैसे अगर आप पढ़ें तो जो ग्लेडिएटर वाला सवाल है, पता नहीं अब वो देखते हैं कब करते हैं, ठीक है, करना तो है वैसे। इस ग्लेडिएटर वाले सवाल मेरे पास तो दूर होगा, मेरे पास तो बहुत सफ़र तय करके जाना पड़ेगा, आपके पास तो अगला ही सवाल है, ठीक है। ग्लेडिएटर वाला सवाल आप पढ़ें, उसकी रिक्वायरमेंट अगर तो उसने हमें गलत फिगर्स दे दी और देकर कह रहा है डिटरमिन रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स टोटल एसेट। सवाल सेम ही होगा, उसमें भी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग का रोला है, इसमें भी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग का ही रोला है, ठीक है जी। तो चलो पहले ज़रा पास पेपर 17 कर लेते हैं। पहले मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि रिक्वायरमेंट पता है आपको, बस ज़रा एग्जैक्टली उस तरह से नहीं किया आपने, लेकिन काम किया होगा ये वाला। अच्छा, वो कहता है कंप्यूट करो चेंज इन नेट प्रॉफिट, एसेट्स और लायबिलिटी इफ रिवाइज्ड डीकमीशनिंग कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19। यानी शायद उन्होंने रिवाइज्ड डीकमीशनिंग कॉस्ट को नहीं लिया हुआ, तो वो कह रहा है कि अगर ये रिवाइज्ड डीकमीशनिंग कॉस्ट को आप ले लेंगे तो इन चीज़ों पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगली बात कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ जमाल मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ICAP कोड ऑफ एथिक्स। अच्छा, जमाल भी कोई है, तो इसी तरह से बस मिक्स होना है। मैंने कहा था कि बॉस कहेगा नहीं नहीं रहने दे, ऐ नहीं करना। आप कहोगे फ्रिक 1 पढ़ के आया हूँ मैं ईद से पहले, छुट्टियां भी, मैंने टिकट भी लेट की, इतना मैंने कुर्बानी दी और तुम कह रहे हो कि ऐसा ये प्रोविजन देखो और ना करो कि इसके बढ़ने से आपका जो है वो लॉस बढ़ रहा है और प्रॉफिट कम हो रहा है, इस तरह की बातें। तो वो फिर अच्छा, पास पेपर 5 आप लोगों ने किया था ना, उस रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने करवाया था ना एथिक्स का पास पेपर 5, याद है? उस्मान आई थिंक, नहीं एथिक्स का पास पेपर नहीं याद? हाँ, आतिफ वाला, वो क्लास में किया हुआ है ना, पार्ट B दिया था तो। हाँ चलो, मैंने कहा ये ना पहली बार ही मैं ये थ्रेड्स वगैरह बोल रहा हूँ, फिर परेशान हो, ओपन करेंगे जाके सामने आ जाएगा। अच्छा, आतिफ अनवर ACA है, आप हैं, वो फाइनेंस मैनेजर हैं एट गरम कॉफ़ी लिमिटेड पे, और रिपोर्ट्स टू जमाल अहमद जो कोई FC है। मुझे ना कहना, मैं तो अभी FC नहीं हूँ ना, हु इज CFO, ठीक है। कोई होगा आपका बॉस होगा, जब आप क्वालिफाई करके गए, ताज़े ताज़े टमाटो हैं अभी आप, और आपका बॉस CFO जो है वो FC है, ठीक है। अच्छा, अब ऑन रिटर्निंग फ्रॉम लीव्स, आप कहीं छुट्टियों पे गए हुए थे ईद मनाने, तो छुट्टी आप ज़रा लंबी कर दी। नोटेड, आतिफ को पता लगा कि ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बन गई हैं, कंसोलिडेशन ही हो गई है शुरू। आप ईद पे गए और लेट आए तो आपने देखा कि ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी है ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ऑन रिटर्निंग फ्रॉम लीव्स आतिफ नोटेड दैट ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19 हैव बीन प्रिपेयर्ड, बन चुकी हैं। ही फाउंड, उसने ढूंढा,
अच्छा, उसको पता लगा। चलिए, ही फाउंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर द रिवीजन इन डीकमीशनिंग कॉस्ट रिलेटेड टू प्लांट एज एडवाइज्ड बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हैं और 19 के स्टार्ट में प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग को रिवाइज करना था, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने रिवाइज ही नहीं किया, उल्टा अच्छा ड्राफ्ट ही बना दिया। अब आतिफ डिस्कस द मैटर विद जमाल who advised him to finalize the financial statements without revising the decommissioning cost। बॉस क्या कह रहा है, आतिफ साहब चले गए, बॉस ये डीकमीशनिंग कॉस्ट नहीं रिवाइज हुई। वो तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कहा था कि मजदूरों ने पैसे बढ़ा दिए हैं, हमारी कॉस्ट बढ़ चुकी हैं, तो प्रोविजन बढ़ानी पड़ेगी। बॉस ने क्या कहा, जमाल ने एडवाइस किया। अच्छा, बॉस की एडवाइस को एडवाइस नहीं होती, ये मैंने एथिक्स के अंदर शायद वो पास पेपर कराते हुए बोला हो, नहीं तो आप बोल रहा हूँ। बॉस रिक्वेस्ट भी लिखा हो तो वो रिक्वेस्ट नहीं होती, इंटीमीडिएशन थ्रेट होता ही होता है बॉस के हर ऑर्डर का। बॉस की एडवाइस भी ऑर्डर ही है, बॉस की रिक्वेस्ट भी ऑर्डर ही होता है। कहने को कह देते हैं, बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रा ये करके लाओ जल्दी से। अब आपको पता है ये कैसी रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो बॉस है। तो जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चलो यार 15 मिनट और पढ़ लो, 10 मिनट और पढ़ लो, आज रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक, तो ये इंटीमीडिएशन थ्रेट आप फील कर रहे होते हैं, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, उस्ताद का शागिर्द के ऊपर, बॉस का अपने सबऑर्डिनेट के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो आप खाम में प्रेशर फील कर रहे होते हैं किसी का, उस्ताद का शागिर्द प्रेशर फील करता है, बॉस का एम्प्लॉय प्रेशर फील करता है, तो वहीं से इंटीमीडिएशन थ्रेट क्रिएट होता है। खैर, आतिफ डिस्कस मैटर विद जमाल हु एडवाइज्ड हिम, उसने कहा फाइनलाइज कर दे यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये ना रिवाइज कर। क्यों? एचसीएल के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, क्योंकि रिवाइज कॉस्ट जो है शायद वो ज़्यादा हो रही होगी ना। तो क्या कह रहा है, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, जाने दो यार। अब यहाँ पे आपने पहले तो रिवाइज फिगर्स निकालनी है, ज़्यादा नंबर उसके हैं, लेकिन अगली बात क्या होनी है, बॉस कुछ गलत काम करने का कह रहा है, क्या, मत करो प्रोविजन को प्रोविजन डीकमीशनिंग की मत करो रिवाइज। तो इसका मतलब बॉस में इंटेग्रिटी का फुकदान है, बॉस में ऑब्जेक्टिविटी का फुकदान है। बाकी अभी तक ये नहीं पता लगा कि प्रोफेशनल बिहेवियर तो है ही है, ये कंपिटेंस का कोई मसला है, ऐसी कोई बात नहीं, नीयत में फतूर ज़रूर है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको कही थी कि बॉस एम्प्लॉई वाले सवाल होते हैं जिनमें बॉस एम्प्लॉई को कहता है यार ये बुक एडजस्टमेंट्स कर दो, ये एंट्री ना करो, ये कर दो, वो कर दो। क्यों? ताकि प्रॉफिट्स वगैरह वो अपनी मर्जी से शो कर सके। तो बॉस इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल बिहेवियर को ब्रीच करता है, और एम्प्लॉई कौन सा थ्रेट फील करता है, इंटीमीडिएशन थ्रेट। और अगर कोई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट साथ कोई वो लिखा, अगर प्रॉफिट अच्छे आएंगे तो बोनस भी मिलेगा, तो ये इंटीमीडिएशन थ्रेट के साथ सेल्फ इंटरेस्ट भी आ जाएगा, वरना नहीं, अन्यवानी शुरू हो जाना आपने। ये मैंने शायद कॉपी किया हो पास पेपर 5 में लाकर इधर, ताकि आपको बाद में दिखा सकूं, नहीं तो पिछले सेशन वाला ओपन करता हूँ। फिर पास पेपर कितने ने, हाँ ये कॉपी किया हुआ ये मैंने आपको ये सवाल जब कराया था उस पार्ट बी के अंदर, तो मैंने ये बोला था कि बॉस इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इन 5 में से कौन कौन से थ्रेट्स, कौन कौन से प्रोफेशनल ये प्रिंसिपल्स को ब्रीच कर रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि असल में आपने बस ये देखना क्या करने को कह रहा है, क्या करने को कह रहा है, क्या करने को कह रहा है, बोलो। अभी सवाल किया, क्या करने को कह रहा है, प्रोविजन को ना रिवाइज करो, ना रिवाइज करो, इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर, गलत काम करने को कह रहा है, जो होना चाहिए वो कह रहा है मत करो, ठीक है। क्यों कह रहा है, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, यहां पे आप ऑब्जेक्टिविटी का, तो ये मैंने यूं समझाया था आपको। हर वो सवाल देखो, 2 तरह के सवाल हैं, एक ये बॉस एम्प्लॉय वाले, और दूसरा भी करवाया नहीं आपको। एथिक्स ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं ताकि बोरिंग ना हो। कभी जब मिलता है एथिक्स, जब टाइम मिला एक सफ़ा कभी पढ़ लेंगे, कभी आधा पढ़ लेंगे, कभी कोई एमसीक्यू कर लेंगे, कभी कोई सवाल कर लेंगे। तो ये ऐसे ही बस एथिक्स, तो आप माशाल्लाह एथिकल बच्चे हैं, हर वक्त ही आपको ज़रूरत होती है फिर भी। तो ऐसे ही चलते चलते एथिक्स फिर आ गए। तो आपने एक तो अपनी ईद की छुट्टियों में ये प्रिंसिपल्स और थ्रेड्स को रिवाइज कर लेना है, सिर्फ वही डेढ़ लाइन जो मैंने कही थी, जैसे समझाया था इस चैप्टर में। अब क्या करने को कह रहा है, बोलो, क्या करने को कह रहा है,
प्रोविजन रिवाइज मत करो। अब जब आपने पहले 2 पॉइंट्स लिखने हैं ना, वैसे मैं कह रहा हूँ एथिक्स की तरफ चल पड़ा, सवाल भी करते हैं, तो आप लिखोगे कि बॉस इज इन ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, क्योंकि वो क्या कह रहा है, बिकॉज ही इज आस्किंग, क्या नाम था, आतिफ, आतिफ टू फाइनलाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट रिवाइजिंग द, हालांकि क्या था, हालांकि दैट वाज एडवाइज्ड बाय पता नहीं वो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिनको जो कंसर्न डिपार्टमेंट ने कहा है कि इसको रिवाइज करो, ठीक है। तो क्या करने को कह रहा है ये, आप इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी में लिखेंगे। क्यों करने को कह रहा है ये, ताकि प्रॉफिट्स कम ना हो, प्रॉफिट्स ज़्यादा दिखाना चाह रहा है किसी वजह से, तो वो आप कहोगे कि ये ऑब्जेक्टिविटी को भी ब्रीच कर रहा है, बिकॉज वो जो कह रहा है कि प्रोविजन ना रिवाइज करो, इस वजह से कह रहा है कि वो प्रॉफिट्स को ज़्यादा दिखाना चाह रहा है, ऑब्जेक्टिव नहीं, बाइस्ड हो गया, अनबाइस्ड नहीं रहा, ठीक है। और एम्प्लॉय, बस ये 3 ही आएंगे। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अभी तक तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि शायद उसको कोई समझ ही नहीं है, शायद उसका कोई नॉलेज अपडेटेड नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ कहाँ से आ गया, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला मामला, तो 3 ही है। और एम्प्लॉय अभी तक जितनी बात मैंने सवाल में पढ़ी है, क्या फेस कर रहा है, सेल्फ, ये क्या, इंटीमिडिएशन थ्रेट, बॉस का खौफ, ठीक है। और अगर कोई आगे बोनस वोनस आ गया तो फिर साथ सेल्फ, ये 3 नंबर में आपने लिखना होगा। खैर हम तो फिलहाल हैं, सवाल तो पढ़ लें आगे। अच्छा जी, अब उसने तो ये कह दिया, आगे कहता है, आगे ये डेटा उसने दिया हुआ है डी कमीशनिंग कॉस्ट के बारे में, कि डी कमीशनिंग कॉस्ट रिलेटेड टू प्लांट हैज इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल एस्टीमेट ऑफ 50 मिलियन टू 88 मिलियन, एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 12% है। दिस प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 6 ईयर व्हेन इट वाज परचेज्ड ऑन यकम जुलाई 17 एट अ परचेज प्राइस ऑफ 860। आमिर भाई बोर्ड ना ही मिटाएं, वो उधर से कोई हो सकता है, हमें एक्सट्रैक्ट्स भी बने पड़े, हम रेफर कर लेंगे, ये सवाल यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। और 860 मिलियन की परचेज प्राइस है, HCL यूजेस अल्लाह, इतना आसान, आसान वाला सवाल था ना, आसान था, मुश्किल रीवैल्यूएशन वाला था, हमने आसान वाला पहले करके फड़का दिया था, परिचय वही आया हुआ है। फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड, बस अब यहाँ पर मतलब प्रूव हो गया कि जमाल कौन कौन से प्रिंसिपल्स को ब्रीच कर रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, जी ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन कौन से कर रहा है जमाल, इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। आप वही तरतीब में लिखना चाह रहे हैं वही लिख लें, ठीक है। इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, क्या करने को कह रहा है, और ऑब्जेक्टिविटी क्यों करने को कह रहा है, ये 3 आपने ऐसे करके लिख लिए, ठीक है। आगे कुछ कह रहा है नहीं, चलो 3 नंबर में तो फिर काफ़ी है ये, लेकिन कैसे लिखना है वो आपको मैंने समझाया हुआ है उसी लेक्चर के अंदर जिसमें पास पेपर 5 करवाया है। पहले आपने इंटेग्रिटी की डेढ़ लाइन लिखनी है, जो याद करने वाली, सिर्फ डेढ़ लाइन याद की है, और फिर आपने इसको मिक्स करना है कि एज ही इज आस्किंग टू फाइनलाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट रिवाइजिंग द प्रोविजन, तो ही इज इन ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी। फिर ऐसे ही प्रोफेशनल बिहेवियर के लिए भी, और ऑब्जेक्टिविटी, ये वो क्यों कह रहा है ये काम करने को, ताकि प्रॉफिट्स ज़्यादा नजर आए, तो डेढ़ लाइन पहले लिखनी है। तो 3 नंबर हैं, 4-5 मिनट लिखने के लिए, आपने डेढ़ लाइन याद की हुई हो तो 1.5 मिनट में लिख लोगे आप, डेढ़ लाइन लिखी फटाफट और साथ ही इसको टच किया साथ, ठीक है। और क्या आतिफ कौन से थ्रेट्स फेस कर रहा है ये उसने नहीं लिखा हुआ तो खामखा शुरू नहीं हो जाना, बस यही 3 लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब असल तो मैं आपको करवाना था यहाँ पर पार्ट ए, लेकिन साथ में एथिक्स भी रिवाइज हो गए, ठीक है। अब हमने कुछ इस तरह से वर्किंग करनी है, मुझे बताओ कब, बल्कि सारा डेटा ही गिवन है यार उस्ताद ते उस्तानिया। यकम जुलाई 2017 पर हमारा 860 का ये प्लांट खरीदा गया और इनिशियल एस्टीमेट था 50 मिलियन और डिस्काउंट रेट था 12। कॉस्ट मॉडल है, सुकून माहौल है, ते मिठे चौल हैं। और आ जाओ जी, वर्किंग 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे क्या चीज़ है जी, एसिड का नाम क्या है, प्लांट है, प्लांट है और प्रोविजन, दरमियान में कुछ नहीं, ठीक है जी। अच्छा, अब जी यकम जुलाई, अब ये मुकम्मल है। अच्छा, ये मुकम्मल है, लेकिन
सही से कॉन्सेप्ट बना हो ना तो तब काबू आती है बात। अभी जो दूसरा सवाल है फराज वाला, उसमें हो सकता है उसने कहीं दरमियान में लाके खड़ा कर दिया, तो कॉन्सेप्ट पक्का होना जरूरी था। भाई कैसा लगा DI खान वाले टॉपिक? इंपॉर्टेंट था ना? सिर्फ इतनी सी प्लीज नहीं, अच्छा आसान तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा प्लीज सिर्फ इतनी सी मैंने ली थी इस टॉपिक करवाने की कि ये यहीं पे शुरू होकर यहीं पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर कोई इसकी डिस्कशन रह भी जाएगी कल के बाद भी तो वो तो ऐसे हल्का फुल्का ही काम होगा, ठीक है। बाकी तो हम नए टॉपिक की तरफ जा सकते हैं ना, लेकिन फिर ईद के बाद एक कॉन्टीन्यूटी के अंदर करेंगे, उसमें ब्रेक नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेशन भी, पक्का सवाल। फाइनल अकाउंट्स और कंसोलिडेशन ये दो टॉपिक्स हैं जिसके अंदर कई सारे पिछले अटेम्प्ट में कई ज़्यादा सारे सालों में कंसोलिडेशन का 18 नंबर का सवाल आया है, ठीक है, और फाइनल अकाउंट का 8-10 नंबर का आया हुआ है। और एक दो अटेम्प्ट में उसने थोड़ा सा ट्रेंड बदल कर आपको छेड़ा भी है, जिसके अंदर फाइनल अकाउंट्स का भी 18 नंबर का सवाल तकरीबन 15 से 20 का सवाल दिया उसने, और कंसोलिडेशन में थोड़ा छोटे छोटे सवाल ज़्यादा करके दे दिए। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बहरहाल यूँ कहना मुनासिब होगा कि 15 से 20 नंबर का सवाल पक्का आता है कंसोलिडेशन में से, पक्का। तो ऐसा टॉपिक, और फिर थोड़ा टाइम लगता है उस पर भी, लाइक IFRS 16, लाइक IAS 12, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर ये भी एक ऐसा सवाल होता है जो आपको 70%, ऐसे नहीं बच्चे जब इधर पहुंचते हैं तो फटाफट आगे भी निकल जाते हैं। पास करने वाले टॉपिक्स ही इतने ज़्यादा यहाँ पे आपको आएंगे और आपको पास करवा के चले जाएंगे, ठीक है। अकाउंटिंग आपको वैसे आ जाती है जब आप FAR 1 से होकर आ जाते हैं, तो वो मसला रहा नहीं होता। आगे तो बस आपको ये बताना होता है बेटा कि फलां टॉपिक में ऐसे करना है, फलां में। अभी तक जो इतने टॉपिक्स किए तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, यकीन मानो भाई, सारी मेहनत आपकी और वो पहले से चली आ रही है। बस थोड़ा गाइड करता है बंदा, यार ऐसे करोगे ना, इसमें स्टैंडर्ड में ये कहा हुआ, बाकी आपको खुद पता होता है कि नहीं? क्या ख्याल है ना? अब ठीक है, थोड़ी सपोर्ट ही होती है कि एक तरह से सवाल करा दिए वे, थोड़ा सा ऐसे ही, बस ऐसे ही फनकारियों के साथ, और क्या होता है? सारा कुछ तो आप खुद कर रहे हैं। यकम जुलाई तो आपको थोड़ा सा मैंने ऐसे पंप किया है ना, तो अब इसी खुशी में ईद पे जाके भी कुछ पढ़ लेना है। यकम जुलाई 17 पे कॉस्ट कितने का था जी? प्लांट 860, ठीक है जी, लेकिन प्रोविजन का उसने इनिशियल एस्टीमेट दिया 50 मिलियन, और रेट कितना गिवन है जी? 12%, 10, 12। अच्छा, लाइफ शाइफ कहीं गिवन थी? कहाँ है? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही है? अगर गिवन है तो कहाँ है? सेकंड पैराग्राफ में तो सब कुछ ही है। अच्छा हाँ, ये यूजफुल लाइफ है 6 ईयर्स, तो -6 जी, कितना? 35.25.3, बस एक ही रखो ना। हूँ तुम सीधा सवाल बनाओ ना, पिछले सवाल तरह 2-2 डेसिमल मुझे तका दिया, डोले बन गया मेरे वो सवाल कर कर। अच्छा जी, +25.3 जी मेरे बच्चों, मेरे अच्छे वाले बच्चों जो आज भी आए हुए हैं जी, गंदे वाले बच्चे घर बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं तो वो भी अच्छे वाले बच्चे हैं जी। 80, ये लेक्चर वो सुन रहे हैं तो 885.3। अच्छा, अब मसला किस साल में है जी? मसला 19 के स्टार्ट में है, ठीक है। मसला 19 के स्टार्ट में, तो फिर पागलों की तरह वर्किंग ना करी जाना। यकम जुलाई 17 से 30 जून 18, 30 जून 19, ऐसे ही है। तो 30, अच्छा ये 31 दिसंबर है, सुभान अल्लाह, ये भी मजे की चीज थी, ठीक है। तो यकम जुलाई 17 से, कैसा जबरदस्त सवाल है, 31 दिसंबर 17 तक 6 महीने बने, फिर 31 दिसंबर 18 तक 1.5 साल बन गया। यहाँ पे रोको क्योंकि 19 के स्टार्ट में तो रोड़ा है। अब 885.3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1.5 जी, 221.3। तो बुक वैल्यू क्या आ गई जी मेरे बच्चों? 31 दिसंबर 18 पर जंप लगा के आया हम 664.0, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमने कर लिया, उसके बाद प्रोविजन का क्लोजिंग पहले निकाला करते हैं। हाँ जी, क्लोजिंग प्रोविजन का निकालना है तो 50 को पकड़ा, 1.12 किया,
और अब अपनी ऑब्लिगेशन के कितने करीब आ गए हो, 1.5 साल करीब हो चुके हो, कितना दूर रह गए हो, 4.5। तो देखो एक सवाल एक तरीके से सवाल करना और फिर सारे सवाल वैसे ही कर देना जिंदगी आसान कर देता है ना। फिर कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए, बस सवाल की एक तरतीब पे करने का फ़ायदा ये होता है कि फिर आपको जितने मर्जी वो बल खाए पर्चे के अंदर, आप मार नहीं खाते फिर। अच्छा जी, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बस बार बार रिविजन्स करते रहना है आपने किसी भी पिछले टॉपिक को। आप जितने टॉपिक्स हैं आप ईद पे जाओ, बेहतरीन अपना 1-2 दिन ईद मनाओ, 1-2 दिन रिवीजन कर लो 1-2 टॉपिक्स की कोई जो भूल रहे हो, बेहतरीन। जी कितना आता है? अच्छा, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस बैलेंसिंग की, मैंने कौन सा एंट्रीज करनी है, मुझे तो 19 के साल का, तो मैं टाइम क्यों ज़ाया करूँ। डेप्रिसिएशन इसलिए निकालनी पड़ी कि मेरे एसिड की बुक वैल्यू बैलेंसिंग निकलती है, डेप्रिसिएशन निकाली तो मैंने बुक वैल्यू निकाली, लेकिन इंटरेस्ट तो नहीं चाहिए मुझे, मैं तो प्रोविजन डायरेक्ट ही निकाल गया हूँ। अगर लिख लें तो लिख लें बैलेंसिंग, मुझे कोई मसला नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा सवाल शुरू होता है, ठीक है। 1 जनवरी 19 पर एक लाइन खाली छोड़कर आपने रिवाइज्ड बुक वैल्यू निकालनी है, क्योंकि प्रोविजन में क्या आ रहा है, चेंज, यही तो उसने कहा है। अच्छा, वो उसने तो मशवरा दिया था ना, सवाल वाले ने हमें क्या कह दिया, अच्छा ज़रा रिवाइज करके बताओ मसला कितना है, उसको जो इतनी तकलीफ हो रही है बॉस को, मसला कितना है, क्या चेंज आनी है एसेट में, क्या चेंज आनी है लायबिलिटीज में, क्या चेंज आनी है प्रॉफिट्स में, बताओ। और फिर आगे उसने कहा कह तो गलत रहा है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को ब्रीच कर रहा है। तो ऐसे ही मिक्स होना है भाई, और क्या मिक्स होना है, टॉपिक्स अलग अलग ही होते हैं। अच्छा, अब रिवाइज बुक वैल्यू निकालनी है, तो रिवीजन क्या आई है, 50 बदल कर 88 हो गया, 88 जी, और इसमें कोई चेंज नहीं है। और देखो ना 31 दिसंबर 18 का मतलब 1 जनवरी 19 भी तो होता ही है, ये ना लिखूँ ऐसे आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ ऐसे ब्लैक से लिखूँ 1 जनवरी, तो 1 जनवरी 19 और 1 जनवरी 19 कोई फर्क नहीं है, 4.5 तो अपनी जगह कायम वाव दायम है, ठीक है जी। 52.8। अब ये जो इंक्रीज आया है, ना जज्बात बदले ना वक्त बदला, बल्कि हालात बदले हैं, सिर्फ उलट बोल रहे हो, चलो जो भी है, मैं क्या याद किया है, वक्त नहीं बदला, जज्बात नहीं बदले, हालात बदल गए। तो ये तो एस्टीमेट का चेंज है, ब्लू मार्कर निकल आया, और बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, 22 अब ये प्रोविजन का इंक्रीज है, लेकिन मॉडल केड़ा है, मॉडल पिंडी वाले हो, मॉडल केड़ा है जी, कॉस्ट मॉडल में तो आपकी प्रोविजन का चेंज कहाँ लगेगा, जाके आपके एसिड, ठीक है। तो प्रोविजन बढ़ी है, प्रोविजन क्रेडिट, तो दूसरी तरफ एसिड डेबिट। चेंज इन एस्टीमेट, देखो ना कितना अलग थलग टॉपिक था कि IAS 37 के चैप्टर को हमने खोला हुआ है, सवाल करी जा रहे हैं, लेकिन IAS 37 का हमें ना आता है ना पता है। इस तरह की स्टपनियां रखी होती हैं उस्तादों ने ना पास, जहाँ कहीं टायर पंचर हो जाए या होने का डर हो। अच्छा जी, ले जी रिवाइज बुक वैल्यू, देखो बदल गई बुक वैल्यू 686 पॉइंट, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है, और सामने आपके पड़ा हुआ है, जिसके लिए मैंने आमिर भाई मिटाया नहीं, सामने आपके पड़ा हुआ है रीवैल्यूएशन मॉडल। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल में एस्टीमेट चेंज हो तो कभी भी एसेट को छेड़ता नहीं है, इसलिए कंपैरिजन करवाया। हो सकता है आपके पर्चे में इस दफा इस तरह का सवाल है। रीवैल्यूएशन मॉडल आई थिंक नहीं टेस्ट किया आई कैप ने अभी तक, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, ठीक है, सही है, कॉस्ट मॉडल ही टेस्ट हुआ होगा। नेक्स्ट, अब देखो ना, जो छुट्टियों में चले गए उन्होंने कभी भी ना पढ़ा इसको, बिल्कुल ही छोड़ दिया, पर्चे में भी आ गया, ओए होए होए होए, क्या बनेगा उनका। आपने अपने सारे भैणा भरावां दसना है। अच्छा जी, उसके बाद डेप्रीसिएशन करनी है 686 पॉइंट, रिवाइज्ड बुक वैल्यू ले ली, और रिमेनिंग लाइफ निकालनी है इसी दिन जिस दिन एस्टीमेट चेंज हो रहा है। तो 1 जुलाई 17 से 31 दिसंबर 17 तक 6 महीने, 31 दिसंबर 18 तक 1.5 साल गुजर गया, बस 1.5 साल गुजरा, तो कितने बाकी, साढ़े, तो 4.5 से डिवाइड कर दिया आपने जी, कितना, अभी तक तो मैं कर रहा हूं ओरिजिनल जो होना चाहिए जी, रॉन्ग वही कुछ नहीं, सुकून है इस सवाल में जी। 5.2
जी मेरे बच्चों, ये 31 दिसंबर 2019। हाँ जी, अब दूसरी तरफ प्रोविजन है तो प्रोविजन को तो हम क्लोजिंग पहले निकालेंगे। अब 88 को कुछ ना कहें और 12 को तो पहले ही कुछ नहीं कहा गया था। बड़ी स्टेबल इकोनॉमी चल रही है इनकी। और ये -3.5, एक साल और करीब हो गए आप अपनी डीकमीशनिंग को सेटल करने के। जी 59.2। हाँ जी, टिकटा ले जाई जाते हैं आस्ते आस्ते, जिन्होंने टिकट का टाइम हो ही जा रहा है जाई जा रहे हैं जी। 6 पॉइंट, यानी कि कल होर बच्चे घट होने। कौन कौन आ रहा है कल? आधा लेक्चर पढ़ोगे, गुड। और इधर टिकट हो गई है? टिकट हो गई, टिकटा हो गई ना, टिकटा तो हुई है जरा। अल्लाह आपको खैर आफियत से ले जाए और उससे ज़्यादा खैर आफियत से फटाफट ले आए। बराबर सराबर खाना, ऐ ना हो 2 दिन पेट खराब होया रहे थोड़ा फिर, ठीक है ना। मेहरबानी ताड़ी, कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। छुट्टियां हैं, 4 छुट्टियां फुल एंजॉय करो, ना पढ़ना, चलो और बताओ। लेकिन हिसाबी खाना, सेहत का ख्याल रखना और टाइम पे आ जाना, बस ठीक है, पैकेज लग गया। बाकी किसी का दिल करे वो रिवीजन कर सकते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी, अपनी स्वाब दीद है। किसी का दिल करे तो आते जाते सफ़र लंबा है, 5 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, किसी को 10 घंटे लग रहे हैं, तो कोई नहीं, थोड़ी हिम्मत करो। सर थोड़ा दर्द होता है सफ़र में पढ़ते हुए, कोई बात नहीं। जब थोड़ा थकने लगे आंखें बंद कर ली, अल्लाह करे थोड़ी देर में खुल जाए, फिर खोल कर फिर मोबाइल भी तो सारा रास्ता देखना ही है। उससे बेहतर है कि कोई एक आधा चैप्टर पढ़ ले बंदा, ठीक है। कोई लॉ का चैप्टर याद कर लेना, सी लॉ कोई पढ़ रहा है तो ठीक है। कोई जो है वो अकाउंटिंग की जो है वो कोई सवाल 2-3 देख लेना, कर लोगे ना इंशाल्लाह। अच्छा ओके, ये एथिक्स ही याद कर लो तो बड़ी बात है। साथ वाले को सुनाना, मैं आपको मैं एथिक्स सिखाता हूँ, हैं ये हमारे पे एप्लीकेबल, आपको मैं बताता हूँ। तो रास्ते में उसको सारे एथिक्स सुनाओ, दावत भी देना उसको, एथिक्स भी सुनाना उसको, ठीक है। लो जी, सवाल हो गया ख़त्म। अब ओरिजिनल ये होना चाहिए था जी, क्या होना चाहिए सी जी, ओरिजिनल क्या होना चाहिए सी। वैसे ओरिजिनल रॉन्ग क्या करना, मैं तो कहता हूँ कि बल्कि यूं देखो, एक और काम करते हैं। ये क्या है जी, ओरिजिनल ये होना चाहिए, ठीक है। रॉन्ग, वरॉन्ग। अच्छा, अब वरॉन्ग में ना, वरॉन्ग में सारी कहानी ठीक चलती आनी है यहां तक, ठीक है। सारी कहानी यहां तक ठीक चलती आनी है। ये देखो डॉटेड लाइन चेक की है मेरी, कहां तक? 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर, क्या कर रहे हो भाई, चलो ठीक है, 31 दिसंबर 2000, ये कुछ इधर आ ही नहीं रहा, 18 तक। तो यहाँ पे दोबारा से मैं फिर टाइम ज़ाया नहीं करता। बुक वैल्यू बताओ, कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू जो भी आप कहते हो जी, क्या है, क्या है जी? 64 और 30.0। तो ये कहानी यहाँ तक तो ऐसे ही आनी थी, ठीक है। प्लांट और प्रोविजन, कैसा मज़े का सवाल है, मज़े मज़े के सवाल ही हैं। लेकिन एक बात बड़ी अलार्मिंग लग रही है, इतना टाइम कैसे गुजर गया। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यार रिवाइज मत करो, यानी ये ब्लू ब्लू वाला काम मत करो। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि बस चुप करके डेप्रिसिएशन निकालो और 664.0 को डिवाइड करो, बल्कि वही वाला लिख लो, 8, वो रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ चलो और भी ज़्यादा मैं वही बना देता हूँ कि नहीं, कुछ भी चेंज ना करो, वही ओरिजिनल कॉस्ट को वही ओरिजिनल लाइफ से यानी 6 से डिवाइड करो यार, बस जो हो रहा है यार होने दो ना। कितना डेप्शन जी? 221, ठीक है, ये कर लो। क्या ये 140
147.6। तो पहले क्या लिखवाया था? अजाए, अजाए जी बेटा, गंदा बेटा, सही से देखो जी। बुक वैल्यू 51, वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन चलो लिख लो 516.4। और प्रोविजन के लिए अब ठीक है, उसने कहा है रिवाइज ना करो, लेकिन जो काम रूटीन में हो रहा है वो तो होता रहेगा ना, ठीक है। तो प्रोविजन निकालो जी, रिवाइज करके निकालो, जल्दी करो। 50 अपनी जगह, 1.12। अब यकम जनवरी 17 को, सॉरी यकम जुलाई 17 को आया था, तो 31 दिसंबर 17 तक 6 महीने, 31 दिसंबर 18 तक 1.5 साल, 31 दिसंबर 19 तक 2.5 साल। तो लाइफ थी 6, 2.5 निकल गई, तो बाकी वैसे यहाँ लिखा भी होता -3.5। जी फरमाइएगा 0.6, तो बैलेंसिंग क्या आ गया? ठीक है, तो ये है जनाब जो होना चाहिए, नहीं था चाहिए था, ये क्या है जो होना चाहिए था, और ये वो कह रहा है कि कर लो। असल में ये आपने कर लिया हुआ है उन्होंने, असल में तो ये उन्होंने, क्योंकि वो क्या कह रहा है, जब वो आया छुट्टियों से वापस, अगला ने गेम डाल दी थी, प्रोविजन शोविजन सब कुछ रिवाइज किए बगैर ड्राफ्ट बना दिया था, तो ये सब कुछ उन्होंने किया होगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हुई होंगी ना, बोलो, डेप्ट निकाली होगी, इंटरेस्ट निकाला होगा, और अपना क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे होंगे, ये सब कुछ तो कर चुके थे वो। तो ये हो चुका है, डन बाय छोटा अकाउंटेंट, जो आपका सबॉर्डिनेट था, आपके सीएफओ ने उससे अकाउंट्स बनवा लिए, उसने ये किया हुआ है, आप कह रहे हैं नहीं वो होना चाहिए था, अब फर्क है, ठीक है। अच्छा, अब 1 बाय 1 कर लेते हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी आपको बाद में कर देता हूँ, लेकिन पहले हम सवाल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं बगैर एंट्रीज किए, जैसे पहले भी किया, ठीक है। अब एसिड को देख लेते हैं, जरा दोबारा रिक्वायरमेंट पढ़ो। कंप्यूट चेंज इन एसिड्स, कंप्यूट चेंज इन एसिड्स इफ रिवाइज डीकमीशनिंग कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 19। अब जरा देखना, एसिड्स में इंक्रीज है या डिक्रीज, ये मैं बाद में देखूंगा, पहले फिगर्स तो ढूंढो। अगर आपने रिवीजन कर दी तो आमिर भाई, नहीं नहीं मैं इधर ही हूँ, आपकी आंख लग गई थी, मैंने कहा जगह, अगर अगर आप रिवीजन कर दें तो प्लांट की कैरिंग वैल्यू 534.2 हो जाएगी, रिवीजन ना करें तो 516.4 होगी। मतलब रिवीजन की वजह से एसेट्स में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज, रिवीजन ये हुआ पड़ा है, अगर ये करते तो क्या होता, और यहाँ पे आप आए, आपने यहाँ पे आकर लिखा 534.2 माइनस 516.4, आंसर बताओ 17.8। तो आपने लिखा इंक्रीज इन एसिड, इंक्रीज इन एसिड, तो ये आपने इंपैक्ट निकाल कर देना है उसको, ठीक है। इंक्रीज इन एसिड कितना है जी? 17.8, जो भी मिलियन थाउजेंड जो भी है वो लिख लेना। अच्छा, अगली चीज, दूसरा उसने क्या मांगा है जी? कंप्यूट करो चेंज इन लायबिलिटीज। अगर रिवाइज डीकमीशनिंग कॉस्ट को हम इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो लायबिलिटी का रिवीजन के बाद 59.2 बैलेंस आ रहा है, और रिवीजन ना करें तो 33.6 का बैलेंस आ रहा है। मैं क्यों एंट्रीज करूं कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ये काम करके, जब मेरी जान छूटती है? वैसे मैं एंट्रीज करवा देता हूं, ठीक है। तो अब बताओ जी, प्रोविजन के चेंज की वजह से इंक्रीज हो जाएगी, प्रोविजन चेंज की वजह से, एस्टीमेट चेंज करने की वजह से इंक्रीज हो जाएगी, तो इसमें भी क्या नजर आ रहा है आपको? इंक्रीज इन लायबिलिटीज, एक ही लायबिलिटी में चेंज आ रहा है। अब 59.2 माइनस 33.6, अच्छा जो मर्जी पहले लिख दो, 33.6 पहले लिख के माइनस कर दो, आपने तो पहले ही अंग्रेजी में लिख दिया इंक्रीज डिक्रीज, जान ही छूट गई, प्लस माइनस तो यहाँ पे लिखने नहीं आपने। जी बोलो,
और लास्ट है प्रॉफिट्स के ऊपर असर देखना है। अब प्रॉफिट्स के ऊपर असर ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा। प्रॉफिट्स के ऊपर अगर असर देखना है तो एक छोटी सी वर्किंग और कर लेता हूँ, ठीक है। उस वर्किंग में देखो ना, प्रॉफिट्स डेप्रिसिएशन भी है, इंटरेस्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं ना जी, ठीक है। तो इसलिए एक छोटी सी वर्किंग करते हैं। दो चीज़ें हैं, एक है डेप्रिसिएशन और दूसरा है इंटरेस्ट, ठीक है। अब अगर रिवीजन करते हैं तो डेप्रिसिएशन आएगी 19 के साल की 152.6, और अगर रिवीजन नहीं करते तो डेप्रिसिएशन आएगी 147.6। यानी आफ्टर रिवीजन, ड्यू टू रिवीजन, प्रोविजन में ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्या आना है, इंक्रीज तो इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन कितना इंक्रीज आएगा जी, 152.6 माइनस 147.6 जी, 5 का इंक्रीज आया डेप्रिसिएशन में। लेकिन जो डेप्रिसिएशन का इंक्रीज है वो प्रॉफिट को, चलो वो देख लेते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन का इंक्रीज जो है वो प्रॉफिट को आगे देखते हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में इंक्रीज है। नेक्स्ट इज, अगर एस्टीमेट चेंज करते हैं तो इंटरेस्ट 6.4 है, पुराने पे रहते हैं तो 3.6 है। इसका मतलब इंटरेस्ट में भी क्या आ रहा है, इंक्रीज। तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो दोनों से फर्क ले लो, 6.4 माइनस 3.6 जी, 2 पॉइंट। अब एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो दोनों ही एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, कितने से, इंक्रीज इन एक्सपेंस, नेट इंक्रीज इन एक्सपेंस। वो नेट इसलिए बोल रहा हूं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्सपेंस बढ़ रहा होता है, एक कम हो रहा होता, तो फिर आप नेट करके देख लेते एक्सपेंस पे क्या असर है, और फिर हमने उसका असर डालना प्रॉफिट पे अभी, ठीक है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस कितना है। अब एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर देता है, तो प्रॉफिट में क्या आ गया, डिक्रीज इन प्रॉफिट 7.8। वर्किंग का हमने रेफरेंस दे दिया, ठीक है, सवाल खत्म। ये उसने हमसे मांगा था, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, ए रिक्वायरमेंट, ठीक है। और इसके लिए हमने बहुत सारी वर्किंग्स की हैं, ठीक है। तो जो जो फिगर जहां जहां से रेफर हो रही है, वर्किंग 1, वर्किंग नंबर 2, इसको वर्किंग 3 कर लो। ऐसे ही इंक्रीज इन लायबिलिटीज वर्किंग 1 और वर्किंग 2, और डिक्रीज इन प्रॉफिट वर्किंग 3 से आ गया, और ठीक है, सवाल खत्म। अच्छा, अब आपका दिल कर रहा होगा, जो कि कर रहा होगा, कि आप ओरिजिनल रॉन्ग एंट्रीज, अच्छा होमवर्क में ओरिजिनल रॉन्ग एंड रेक्टिफाइंग एंट्रीज, मैं कल आते साथ ये करवा दूंगा, ठीक है। एंड रेक्टिफाइंग एंट्रीज ये करनी, ठीक है। अब आ जाए जरा दूसरे सवाल, उसी की समझा छुट्टी लग जाएगी चलो आओ, ग्लेडिएटर मूवी आपका होमवर्क है, 5 मिनट बाद छुट्टी है, जल्दी। आज क्लास कल भी छोटी थी, आज भी छोटी, पैकेज लगा हुआ है, ठीक है। बस 2 छोटे छोटे सवाल और होमवर्क में देने, और IFRS 9 के MCQs पूरे हो गए थे कि अभी शुरू ही नहीं किए। IFRS 8, IFRS 9 और IAS 12, सोच रहा हूँ IAS 12 के MCQs का ना कोई पुरानी रिकॉर्डिंग से उठाकर दे दूँ आपको, कल दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आज दे दूं तो अच्छा है, कोई बच्चा आज लेना चाहे, इंतज़ार ना कि घड़ियां ना कट रही हों, घर जाना है, कल की टिकट कराई हुई है, टाइम नहीं निकल रहा, घर याद आ रहा है, तो एक लेक्चर आ जाएगा IAS 12 के MCQs का 1 घंटा, चलो उसमें ज़रा वक्त अच्छा गुजर जाएगा। क्या ख्याल है, आज का पार्ट भी होगा MCQs ऑफ IAS 12, ठीक है। हाँ, उसमें कोई अगर एंड पे 2-4 नए आ जाएँ तो वो फिर मुझसे बाद में कर लेना, मैं को पिछली दफ़ा ही ढूंढना पड़ेगा, पिछली बार भी बच्चों को मैंने यही गोली कराई थी, ये रिकॉर्डिंग दे दी थी उनको IAS 12 के MCQs की।
तो कर लिए हैं तो अच्छी बात है, डबल स्पीड पे सुन लेना, ठीक है, और सुन लेना, ओके। और अगर ना आया ये लेक्चर तो समझ जाना मुझे तरस आ गया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आ गया तो अवेलेबल होगा, ग्रुप में भी मैसेज आ जाएगा, ना आया तो ना आया, ठीक है। अच्छा आ जाओ जरा, ग्लेडिएटर, एडे तुसी ग्लेडिएटर्स केड़ा नंबर सवा लिखा हुआ है 4-1। अच्छा अब ये जो सवाल आपका होमवर्क में जा रहा है, अब ये सवाल पढ़ तो लें कि हो भी सकता है या नहीं। सवाल की रिक्वायरमेंट पहले ही पढ़ा दी थी आपको। डिटरमिन करो रिवाइज्ड अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग इम्पैक्ट ऑफ अबव एडजस्टमेंट इफ एनी। पढ़ते हैं। फराज द चार्टर्ड अकाउंटेंट and employed as finance manager of Gladiator Limited. He has recently returned after a long medical leave and has been provided with draft financial statements of GL for the year 30 जून। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ वही होया, बेचारा बीमार हो गया था, अस्पताल रहा, वापस आया तो आते साथ ही बॉस ने हाथ में क्या पकड़ा दिया, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉलोइंग फिगर्स रिफ्लेक्टेड इन ड्राफ्ट स्टेटमेंट्स। तो उसने जब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा तो उसमें ये कुछ चीज़ें उसको नजर आ रही थी। अब वो रिव्यू कर रहा है कि मेरी बीमारी के दौरान जो स्टेटमेंट्स बनी, अब ऑडिटर ने भी आना है तो देखूं इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब इसमें कोई एथिक्स वाला चक्कर नहीं है, ठीक है, बस आया है तो रिव्यू कर रहा है। तो एट 30 जून 17 यही हमारे साल का एंड है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, अब अभी जो सवाल के उसमें ईयर के स्टार्ट में रिवीजन हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा है, एट 30 जून 17 डिसमेंटलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू प्लांट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम इनिशियल एस्टिमेट ऑफ 30 मिलियन टू योर, बिल्कुल सेम लग रहा है ना। फर्दर फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन दैट डेट वाज असेस्ड एट कितनी जी, 100 नेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। लेकिन नो, अच्छा, नो अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिसमेंटलिंग लायबिलिटी एंड रीवैल्यूएशन ऑफ प्लांट। एक तो भाई ये पता लगा कि रीवैल्यूएशन मॉडल है, और दूसरा क्या पता लगा आपको, उन्होंने ना तो रीवैल्यूएशन की एंट्रीज की हैं खैर से शहजादों ने, और ना ही, ये पास पेपर का सवाल नहीं है लेकिन आई के आपके क्वेश्चन बैंक का सवाल है, तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप रीवैल्यूएशन वाला डिसमेंटलिंग आ जाए 5-6 नंबर का, बेहतरीन ऐसे करके आप सवाल कर देंगे। और कहीं ना कहीं आना तो होता ही है, इसमें अलग से सवाल आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं ना कहीं हिट हुआ उन्हें, ठीक है। अच्छा तो अब ये तो उन्होंने नहीं किया। दूसरा प्लांट की, अब आगे उसने प्लांट की इंफॉर्मेशन देनी शुरू। प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years व्हेन इट वाज परचेज्ड ऑन जैकब जुलाई 15। द कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट और रिलेटेड सरप्लस ये उसने बताया है कि इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 135 है, ये 4 है। आफ्टर इस साल की डेप्रिसिएशन मारे गए, एंड 3.15 आफ्टर ट्रांसफरिंग फिर मारे गए। तो थोड़ा सा आपको ज़रा सोच विचार करनी पड़ेगी, ठीक है, कि 30 जून 17 वाली फिगर जो है वो क्या है, शायद ना करनी पड़े, बिल्कुल ही शायद पहुंचे ही वहीं पर हो। बहरहाल ये सवाल आपका होमवर्क है, इसमें इसी तरह से आपने, जिसमें मैंने भी सवाल करवाया, आपने क्या करना है, अपनी ओरिजिनल वर्किंग करनी है, उसके बाद आपने डायरेक्ट ऐसे ही प्लस माइनस करके क्या करना है, फिगर्स निकालनी है, ठीक है। ओरिजिनल रॉन्ग एंट्री इसमें बेशक ना कीजिएगा। उसके बाद आखिरी सवाल, नहीं 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 वो सवाल नहीं है ना, सुनो तो सही ना यार, ऐसे ना किया करो ना यार, ऐसे ना किया करो, सवाल थोड़ा ही है, वो सवाल किया हुआ है आपने, फर्स्ट पेपर 9 है आपका रोज वाला, ठीक है। ये सवाल यहाँ पे आपके साथ पड़ा होना चाहिए। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा था प्लांट और प्रोविजन आएगा बस, ठीक है। बाकी तो करंट टैक्स वो मैं कल करंट टैक्स भी बना दूंगा, हालांकि इसमें रिक्वायर्ड नहीं था। अब जरा इस रिक्वायरमेंट को, जरा इस एडजस्टमेंट को देखना जरा। वैसे मैंने क्या लिखा था, इफ्रिक 1 जब करेंगे तो ये हो जाएगा, देखे तो सही हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। देखें जरा, डिटेल ऑफ फिक्स एसेट आर एज फॉलोज। ऑन यकम जनवरी 17 हमारा साल है 31/17, RL एक्वायर्ड अ प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 250, इच हैज बीन 6 years। स्ट्रेट लाइन भी बीच में मिस कर गया। RL is also obliged to incur decommissioning cost of 50 million at the end of useful life, applicable discount rate is 8%। अब समझ लग रही है इसका क्या काम है, और ये इतनी आसान एडजस्टमेंट है आपके लिए, जिस लेवल पे आप खेल के आ गए हैं। ये क्या है, तो बस आपने प्लांट को इसी तरह से वर्किंग में डाल लेना है। ये जो भी वर्किंग की है कॉस्ट मॉडल है, वर्किंग की है, प्लांट ले लेना है, प्रोविजन ले लेनी है, और ये काम कर लेना। 31 दिसंबर 17 पे लाकर आपने कैरिंग अमाउंट एसेट की प्लांट की वो ले जानी है अपनी इस वर्किंग में। टैक्स बेस अपने हिसाब से टैक्स वालों ने देनी है,
प्रोविजन को टैक्स वाले मानेंगे नहीं, कैरिंग अमाउंट होगी टैक्स बेस 0 होगी, आपका सवाल खत्म हो जाएगा। ये टोटल कर लेना, आपका सवाल एंड हो जाएगा। बाकी अगर आपको इस प्रोविजन से रिलेटेड जो करंट टैक्स की डिस्कशन है वो देखनी होगी तो वो मैं फिर कल कर दूंगा आपके साथ, इस सवाल में तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये भी अब सवाल आपने कंप्लीट कर लेना है। ओके, बाकी सवाल हमने सारा कर लिया था, सिर्फ ये एडजस्टमेंट छोड़ी हुई थी। इधर से ये देखो, ये देखो, ये वाली लाइन भी देखो, फॉर द डिसमेंटलिंग कॉस्ट विल बी अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेज व्हेन, मतलब टैक्स वाले प्रोविजंस को नहीं मानते, कहते हैं जब पे करोगे ना उस दिन आपको अलाउ करेंगे अदर डिडक्शन। कर लोगे, ट्राई करने में तो हर्ज नहीं है ना। चलो जाओ, गो एंड किल द वेव। अल्लाह हाफिज़।